नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने के इस अंक के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी उत्तराखंड संवैधानिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आपको पता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, लेकिन इसको चुनौती दी गई है नैनीताल उच्च न्यायालय में। और पहले एकल पीठ का एक फैसला है और जिसको जो है खंडपीठ ने उस पर रोक लगा दी है। यानी एक गहरा संवैधानिक संकट है। और अभी जो खंडपीठ का फैसला है उसका स्वागत दोनों ही पार्टियां कर रही हैं आश्चर्यजनक रूप से। भारतीय जनता पार्टी भी, केंद्र सरकार भी और कांग्रेस भी, जिसकी सरकार वहां थी, जिसे बर्खास्त किया गया है। हरीश रावत के नेतृत्व में वहां कांग्रेस की सरकार चल रही थी। सवाल उठता है कि जो राजनीतिक नैतिकता का अभाव आज के दौर में महसूस किया जा रहा है और जिस तरह से न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है और हमारे संविधान में सत्ता के विभाजन की बात कही गई, ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं कि किस हद तक अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए था इस मामले में, जबकि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है क्योंकि बहुत साफ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ निर्णयों में माना है कि सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का विभाजन जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी जो तीन मुख्य पक्ष हैं, यानी बागी विधायक, राज्य सरकार जो कांग्रेस की थी और केंद्र सरकार, तीनों ने ही अदालत का सहारा लिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड, राजनीतिक नैतिकता, न्यायिक सक्रियता, इस बहस में शामिल हैं न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, जो जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली खान हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ पीडीटी आचार्य हैं, जो लोकसभा में महासचिव रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल। और अमन सिन्हा हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबों का स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले अमन सिन्हा जी, आप बताएं कि ये आरोप लग रहा है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आरोप भाजपा लगाया करती थी कांग्रेस के ऊपर, वही आरोप अब आपके ऊपर लग रहा है कि 356 का सीधा सीधा दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि अब आप बहुमत में आ गए हैं, इसलिए आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। न तो बम्बई के फैसले का कोई सम्मान हो रहा है, जो दिशा निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो तमाम बातें आपकी पार्टी कहती रही थी, जो सरकार या आयोग में, उन तमाम बातों का उल्लंघन हो रहा है। सुधांशु जी, ये कहना उचित नहीं होगा। देखिए, पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, 18 मार्च को ही जब अप्रोप्रिएशन बिल आया तो उस समय 35 विधायकों ने लिखित में दिया कि डिवीज़न होना चाहिए और वो उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। पर उसके बाद डिवीज़न नहीं हुआ और एक बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, जो किसी भी सरकार का तो लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, वो फेल किया। और उसके बाद उसको एक गलत तरीके से स्पीकर ने उसको अलाउ कर दिया, उसको पास घोषित कर दिया। That itself was a breakdown of constitutional machinery। सबसे पहले ये तो आप कह ही रहे हैं, ये तो आप कह ही रहे हैं। हाँ, मैं बस उसके बाद आ रहा हूँ। उसके बाद देखिए, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वो किस तरह से सब वीडियो फुटेज पे आए, they were indulging in rampant horse trading। उसकी जांच होगी, पर जो एविडेंस जो सामने आया वो वैसा था। और उसके बाद स्पीकर जो हैं वो कॉल्यूड करके हाउस का कॉम्पोजिशन जो है वो एक गलत तरीके से चेंज करने लगे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के 9 डिसिडेंट एमएलएज थे, उनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशंस लगी थी और उन पिटीशंस की सुनवाई करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और एक बीजेपी का डिसिडेंट एमएलए था, उसकी पिटीशन का कॉग्निजेंस ही नहीं लिया गया, ना उस पर कोई नोटिस इशू किया गया। तो ब्लैटेंट जो डिस्क्रिमिनेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्पीकर के द्वारा था, और वो हाउस का कॉम्पोजिशन भी चेंज कर दिया। उसके बाद गोविंद सिंह के ऊपर आप जितने भी आरोप लगाना है लगा लें, वो अलग बात है। नहीं, आरोप नहीं, मैं तो बस तथ्य दे रहा हूं। तथ्य है। लेकिन मुंबई के फैसले में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत का फैसला जो है सदन के पटल पर होगा। और 28 को जो है राज्यपाल ने जब एक तारीख सुनिश्चित कर दी थी, तो एक दिन पहले आप देख लेते, अगर उसमें आपको लगता है कि अध्यक्ष ने जो है बहुत गलत किया है, उसके बाद आप ये कार्रवाई कर सकते थे, एक दिन रुका जा सकता था। आपने अच्छा प्रश्न पूछा सुधांशु जी, पर बहुमत तो सरकार 18 को ही खो चुकी थी और सदन के पटल पे ही खो चुकी थी। तय करेंगे? नहीं, मैं नहीं तय कर रहा हूं, वो तो सारा तथ्य है, वो सारा एविडेंस है। स्पीकर ने, देखिए, आप तो कब से जो है लोकसभा की और राज्यसभा की भी प्रोसीडिंग्स कवर कर रहे हैं। डिवीजन 35 से ज्यादा सदस्यों ने मांगा, पर स्पीकर ने डिसअलाउ कर दिया। अगर स्पीकर इस तरह की मनमानी करते रहेंगे हमारे लोकतंत्र में, तब तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जो बस अपना स्पीकर रखिए और आप जितने भी कॉम्पोजिशन होगी, सरकार आपकी बन जाएगी।
तो इट वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अपने आप में अप्रोप्रिएशन बिल आज तक जो है उसको कोई गवर्नर का असर नहीं लेकिन मिला है। ये उच्च न्यायालय ने फिर ये सवाल तो खड़ा किया है कि हड़बड़ी क्या थी, ऐसा नहीं, उच्च न्यायालय ने आपको क्लीन नहीं, चिट बल्कि दिया है। उच्च न्यायालय का जो रिटर्न ऑर्डर था, मैं आपको बताऊं, उसके 3 प्राइमरी जो हैं जो कंपोनेंट थे। पहला तो ये था, उन्होंने कहा कि जो डिस्क्वालीफाई किया गया 9 सदस्यों को, उनका जो टेम्पररीली उनके वोटिंग राइट्स को रीइंस्टेट कर दिया गया और कहा गया अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ये लोग फ्लोर टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। एकल पीठ का फैसला उसके था। हाँ, एकल पीठ पे ही जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि एक ऑब्जर्वर जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो जाएंगे और सदन के पटल पे रहेंगे और प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्पीकर का जो कॉन्डक्ट था उसमें कोर्ट को भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको भी लग रहा था कि वो पार्टिजनशिप हो सकती है, वहां पे प्रोसीडिंग्स हो सकता है फेयर ना हो, और राइट्स जो डिसीडेंट एमएलएस का वो रीइंस्टेट किया गया फ्लोर टेस्ट के लिए। तो क्लियरली जो कॉम्पोजिशन जो चेंज किया गया था वो प्राइमा फेसी कोर्ट को लगा होगा कि एक वो अलग बहस का मुद्दा है कि वो अगर आपको भरोसा ना हो तब तो कोई संस्था चल नहीं पाएगी। हाँ, आप बताएं खान साहब कि ये आप तो आरोप लगा रहे हैं, सही बात है कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से वहाँ काम किया, जो कार्यवाही जिस तरह से चलाई गई, वो बात सही है कि आप पहले ही उसको जो है अयोग्य घोषित करते रहे बागी विधायकों को। आप जो दल बदल विरोधक कानून है, मैं समझ गया जो अमन सिन्हा साहब जी कह रहे थे। मैं इनसे 3 बातों पे फर्क रखता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं इस बात पे फर्क रखता हूँ कि देखिए, अगर सचमुच में एक गलती हुई थी स्पीकर से और ऐसे और उन्होंने अपनी राय सही से इम्प्लीमेंट नहीं की थी, तो भैया ये कभी ग्राउंड नहीं बन सकता 356 इंपोज करने का। आप मुझे एक प्रीसिडेंट दिखा दें, कोई भी एक प्रीसिडेंट दिखा दें जहां पे इस आधार पे 356 का को इन्वोक किया गया हो। दूसरी चीज मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा ये बताने की, देखिए आपका जो ये बिहेवियर है, आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि आपने पहले तो अरुणाचल में 356 इंपोज किया, उत्तराखंड में उसके बाद अब आपने 356 इंपोज कर दिया। 356 लगाए जाने की आलोचना करें, पहले तो आप अपने विधानसभा अध्यक्ष के कंडक्ट का जिस तरह से उन्होंने किया उसका बचाव आप कैसे करेंगे? उसका बचाव तो सिंपल है। उसका जो स्पीकर का जो कंडक्ट है वो, अगर देखिए, सबसे पहली बात तो जल्दबाजी, जो शब्द इस्तेमाल किया गया जल्दबाजी, इसके 2 कॉनिटेशन है। एक, आप लोगों ने जल्दबाजी क्यों की 356 इंपोज करने की? आपने तो जल्दबाजी की, जब स्पीकर आपने तो जल्दबाजी की उनको अयोग्य घोषित कर देने में। अमन सिन्हा जी जानते हैं ये, उन्होंने जो अपनी राय एक्सप्रेस की थी जब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी कोर्ट ने राय एक्सप्रेस की थी कि भैया क्या जल्दबाजी। इस जल्दबाजी की 2 वजह थे, जब मैं जो आपको समझाता हूँ। पहली वजह तो ये थी कि भैया जल्दबाजी क्या थी 356 इंपोज करने की। अगर आपको स्पीकर के फैसले से नाखुशी थी तो वहां पे आप जो रूल्स हैं हाउस के वो इन्वोक करते डिवीजन के लिए। आपके पास रेमेडी थी, मगर आप लोगों को आदत हो गई है 356 इन्वोक करने की, गलत सलत कॉन्टेक्स्ट में। जवाब नहीं दिया मैंने, कहा कि मैं आपको बता रहा हूं 356 लगाए जाने की आलोचना करें, ठीक है, वो उसमें आप जो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जो आप सवाल पूछ रहे हैं, किसी कायदे कानून के जो आप सवाल पूछ रहे हैं अयोग्य घोषित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसकी क्या हड़बड़ी थी? मगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसका अब हम जवाब ही नहीं दे पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि हाइपोथेटिकल हो गया। इन लोगों ने इतनी जल्दी से वो कर दिया इन्वोक 356। अगर ये हाउस के रूल्स का क्रियान्वयन करते, अगर उसी के रूल्स के अंडर, उत्तराखंड हाउस रूल्स के अंडर इन्वोक करते, तो उसी वक्त डिवीजन हो जाता, उसी वक्त बात सामने आ जाती। हम लोग सवाल का जवाब अप्रोप्रिएशन बिल जो था स्पीकर ने वहीं पे पास हो जाता। क्यों अयोग्य घोषित कर दिया? अयोग्यता तो तब होती है अगर आप व्हिप जारी करते, वोट में आपके व्हिप का उल्लंघन होता, तब आप कहते कि भाई व्हिप का उल्लंघन है, अभी तो वोट डाला नहीं गया है। बिल्कुल सही। तो फिर आपने कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया? नहीं, देखिए आप यहाँ पे मैं आपको एक बात का एहसास दिलाना चाहूंगा कि देखिए, जब जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उसमें जो है कई चीज़ें होती हैं जिससे मेंबर्स को, जिन पे वो हो कंसर्न हो या उससे नाखुश हो, तो इसलिए रूल्स होते हैं। रूल्स में डिस्कोर्स और रिकोर्स के मेजर्स प्रोवाइडेड हैं। मैं यही कह रहा हूँ, जो आप मुझसे बार-बार सवाल पूछ रहे हैं, इसका मैं जवाब कैसे दूं? हमें पता ही नहीं, हम इसका जवाब ही नहीं दे सकते क्योंकि हाइपोथेटिकल है। मेन चीज हम कभी जान ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने जो कानूनी तरीका है उसका कभी अपनाया नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन था। एक तरफ तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि इन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल में जो है उसके अगेंस्ट वोट किया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया। तो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन जो स्पीकर के एक्शन में है वो स्पष्ट है, और जो उनका एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रहा वो भी स्पष्ट है। पर मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब 18 तारीख को इस तरह की ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गई, उसी समय वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वहां पे सस्टेन कर रही थी। और यूनियन कैबिनेट का दायित्व था। बात कर रहे हैं, अगर वैसी नैतिकता आपकी पार्टी में है क्या? मैं आपको पर एक चीज बताता हूं सुधांशु, 356 जो है कांग्रेस पार्टी 126 बार लगा चुकी है, और कई
लगाया मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स को भी जो है वो लगा चुकी है। और हमारी तो हमारी वो जो आप उस आरोप में दम है, उस आरोप में दम है। और सुनिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 2 बार उन्होंने खुद उसको लागू कर दिया 2 महीने के अंदर अंदर। एक ब्रेक लेना पड़ेगा अमन जी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। बस एक लाइन, यूनियन कैबिनेट का एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी क्योंकि माइनॉरिटी में भी थी और इस तरह से रैम्पेंट हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, हाउस का कॉम्पोजिशन चेंज किया जा रहा था। यूनियन कैबिनेट का दायित्व था कि ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो अनटेनेबल हो गई है उस पे प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाए, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि अमन जी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा कि सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों ने प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ या उसके नोटिफिकेशन के खिलाफ एक भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं, सवाल उठाया है। नहीं, कोई रिटन ऑर्डर में कहीं पे भी कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं है। लोग उसको जो है वो थोड़ा मिसकंस्ट्रू करके के बाद हमारे साथ राजेंद्र सच्चर साहब हैं और आचार्य साहब, उन दोनों के हम विचार सुनेंगे कि संविधान क्या कहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप
अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। अभिनंदन। हम चर्चा करें उत्तराखंड के ऊपर जो राजनीतिक और संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है। सच्चर साहब, आप बताएं कि ये जो उच्च न्यायालय का फैसला आया, एक तरफ राष्ट्रपति शासन है, उसको तो खत्म किया नहीं हाईकोर्ट ने। असल बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है जी। पहली बेवकूफ़ी तो कांग्रेस ने ये की, आई डोंट नो, पता नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं होगा या सलाह नहीं ली होगी। उनके पास तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन था। अगर ये 8-9 आदमी बाहर जाना चाहते हैं तो बिफोर वोटिंग दे वुड हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद तो कोई स्कोप ही नहीं रह जाता। स्पीकर को जल्दी है, वॉइस वोट के लिए मांगा जा रहा है, ये बेसिक राइट है वोटिंग के लिए। वो वोटिंग नहीं करता, कहते वॉइस वोट से करता हूँ। दिस वॉज कम्प्लीटली बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर उसका वो हक बनता है तो आई सपोज द प्रेसिडेंट को क्या ऑप्शन है? अगर यही चलना है तो प्रेसिडेंट ने तो वो कर दिया, मगर पार्डन माय सेइंग सो, सिंगल जजेस ऑर्डर इज आल्सो स्ट्रेंज। अल्टीमेटली ठीक है, मैं समझता हूँ। नहीं, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मगर जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आप या तो राष्ट्रपति शासन को कह दिया कि असंवैधानिक है, खत्म कर दिया, सेट असाइड, और आप कह रहे हैं कि जो है शक्ति परीक्षण भी होगा, मतलब फ्लोर टेस्ट। आप राष्ट्रपति शासन और आप बागी विधायकों की अयोग्यता को खत्म नहीं कर रहे हैं, उनको मतदान का अधिकार दे रहे हैं। मतलब है कि पहले वक्त में कोई जरूरत नहीं थी। द मोमेंट कांग्रेस लीडर उनको कहता कि ये वोट करना है और वो नहीं वोट करते तो एंटी डिफेक्शन के लॉ वो डिस्क्वालीफाइड है, कोर्ट में भी नहीं आदमी जा सकता। दे वुड हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, और डिस्क्वालीफाइड हो जाए तो कांग्रेस की अपना मेजॉरिटी रह जाती। इसकी क्या ज़रूरत थी? अब ये जब आपने ये इतना भयंकर काम कर लिया तो फिर प्रेसिडेंट एज सच उसको तो राइट्स मानने पड़ेंगे ना वोटर्स के। सो फर्स्ट स्टेप, नोबडी इज हैप्पी एट दिस, बट दिस वाज इनएविटेबल। प्रेसिडेंट हैड टू टेक दिस। न्यायपालिका का इस तरह से हस्तक्षेप करना कितना उचित है? नहीं, प्रेसिडेंट, और क्या होता उस वक्त अगर उस ऑर्डर को ना तो प्रेसिडेंट या तो कोर्ट में कोई जाता या प्रेसिडेंट के पास जाते, और ही तरीका था ना, और तो कोई तरीका था नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि न्यायपालिका को क्या जिस तरह से हस्तक्षेप किया करना चाहिए था? न्यायपालिका को ने हस्तक्षेप इस मामले में गलत करा कि बगैर नोटिस के उन्होंने उसको ऑर्डर कर दिया। ये तो नहीं होता। अब जो डिवीन भाई ने करा सुन के वो करेक्ट है। फ्रेंकली इफ यू आस्क मी, ये सारी चीज़ खामखा बनाई गई है। अगर ये तरीके से ज़रा थोड़ा सहज के दोनों तरफ करते तो कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, लेकिन उसके निर्देश भाई अनहर्ड ऑफ है ना। आप
कोई कोर्ट एक तरफ दो सरकार नहीं हो सकती, राष्ट्रपति शासन भी हो और एक मुख्यमंत्री का शक्ति परीक्षण भी हो। सुने बगैर ऑर्डर तो कर ही नहीं सकता ना, इवन राइट ऑर्डर नहीं कर सकता कोर्ट दूसरी साइड को सुने बगैर कोई ऑर्डर बिल्कुल सही भी हो तो नहीं कर सकता। ये तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। वो सिंगल जज बैठा हुआ उसको वो ऑर्डर कर देता है, एक्स पार्टी, हाँ, तो वो तो गलत है। डिवीजन बेंच कर सकता है, दोनों को सुन के कर सकता है। दोनों ने एग्री करा। थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं दोनों ने एग्री कि सिंगल जज में, जैसे जस्टिस अचर साहब कह रहे हैं, केंद्र सरकार को फॉर इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 जो उसका प्रोक्लेमेशन था, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, उसका क्या बेसिस है वो रखने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। वो दिए बिना ही जो है वो ऑर्डर सिंगल वही तो कह रहे हैं सच्चा साहब, वही तो कह रहे हैं। इसीलिए वो ऑर्डर जो था वो लीगली अनटेनेबल था। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात आपने रेज की कि जब प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन ऑपरेट कर रहा है, असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है, तो आप उसको बिना, एक तो आपने उसका बेसिस एग्जामिन नहीं किया और उसके बिना ही आपने उसको ऑल्टर कर दिया इफेक्टिवली। समय कम है आचार्य साहब, अमन जी, आचार्य साहब आप बताएं कि ये इस तरह से जो भी हुआ उसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के राज्यपाल और केंद्र सरकार की भूमिका पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये राष्ट्रपति शासन अनेकों बार यहाँ पर लागू किया गया है और मैं पूरी तरह से जस्टिस साहब से सहमत हूँ कि सारे लोग इसमें दोषी हैं, पार्टीज। तो अनेकों बार, मतलब 100 से भी ऊपर टाइम्स ये हुआ, 126 टाइम्स ये हुआ है। लेकिन इस बार दो चीज़ें थोड़ी सी यूनिक लग रही है मुझे। ये तो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो स्टिंग ऑपरेशन किया था जी, और उसकी सीडी जो है, जो लेबोरेटरी से सर्टिफाई हो गया था, उसके बाद जो प्रेसिडेंट को दिखाया, ये पेपर में आया है और शायद अमन साहब ने समाचार प्लस एक चैनल है उस पर दिखाया था, और प्रेसिडेंट साहब को ये दिखाया और पेपरों में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट साहब को ये दिखाया तो उस वक्त उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया है। ये इन्होंने पेपरों में लिखा है और अमन साहब ने भी थोड़ा सा इशारा किया है इसकी तरफ। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ये भी एक यूनिक एक सिचुएशन लगता है। अब जहाँ तक ये सीडी का मामला है, उससे जो इम्प्रेशन मिलता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का एक कारण जो सीडी द्वारा जो चीफ मिनिस्टर को जो वो तो आपने कह दिया, वो तो बात आ गई कि हाँ, उसको देख करके वो संतुष्ट हुए और उन्होंने कर दिया। वो हो गया था, लेकिन उसका कारण जो राष्ट्रपति शासन लगाने का एक कारण वो जी, जबकि राष्ट्रपति शासन लगाने के कई सिचुएशंस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 356 में आप जानते ही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है जी। और ये जो बम्बई के जजमेंट का जिक्र किया था आपने ही जी, तो उसमें तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाना नहीं चाहिए उसके बारे में काफी विस्तार से उस जजमेंट में है। तो संविधान सभा की बहस में भी ये बात आई। हृदयनाथ कुंजरू ने पूछा था कि क्या गुड गवर्नेंस, अंबेडकर ने कहा था नहीं, गुड गवर्नेंस के कारण हम नहीं कर सकते कि वहाँ अच्छी सरकार या बुरी सरकार है, वहाँ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इसी के आधार पर। देखिए, दूसरी बात ये भी है उस कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि आपने डॉक्टर अम्बेडकर, अब समय नहीं है आचार्य साहब, 10 सेकंड में आप खत्म कर दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो उस वक्त अम्बेडकर साहब ने कहा भी था कि ये तो डेड लेटर रहेगा। हाँ, वो बाद में कहा था कि ये लेकिन इसका इस्तेमाल तो नहीं होगा। हाँ नहीं, अब समय कम है इसलिए आपसे हम बहुत आप संक्षेप में बताएं। ये सही बात है कि आरोप कांग्रेस पे सबसे ज्यादा लगा है इसके दुरुपयोग का, और जिस मुंबई केस का फैसला है, मुंबई में भी यही हुआ था कि कुछ विधायकों ने समर्थन वापस किया। अप्रैल 1989 में मुंबई ने राज्यपाल वेंकट सुब्बैया को यह कहा था कि आप हमको सदन में बहुमत साबित करने का मौका दें, मौका नहीं दिया गया और तब उनको फिर जो है कोर्ट में जाना पड़ा था। सुधांशु जी, रिस्पेक्टफुली मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए काफ़ी बातें हो रही हैं, उसमें मुझे लगता है काफ़ी एकेडमिक बातें भी हो रही हैं, मगर देखिए एक ही बात है, मैं सब बातें भूल के एक ही बात बोलना चाहूँगा आपसे। देखिए, आपको लगता है हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, वी हैड लॉस्ट सपोर्ट, तो फ्लोर टेस्ट कराइए। फ्लोर टेस्ट की डेट तय हो गई थी,
आप लोगों ने मैं तो आपसे रात दूसरा को सवाल मिडनाइट पूछ रहा हूं, नहीं ये नहीं तो आप दोहरा रहे हैं उसी बात मैं उस को। सवाल का जवाब ही नहीं आप दे जो रहा, मैं आपका 356 ध्यान पे उस तरफ इतना आकर्षित आप करना चाहता इतना हूं। विरोध कर रहे सुधांशु हैं, जी, कांग्रेस का अपना जो इतिहास आपने क्या रहा शुरुआत है? में सवाल पूछा, शो जैसे आपने ओपन किया, वही तो असली डिबेट है आज का। नहीं, नहीं, बाकी नहीं, सब फिर आप बातें जवाब नहीं दे रहे, एकेडमिक, देखिए ये दिक्कत बाकी है। सब बातें आप उसका एकेडमिक है। जवाब नहीं दे रहे कि जब कांग्रेस तक- पे जो आरोप जब लगे तक- हैं कि दुरुपयोग 356 का आप 1959 मुझसे से ये जो शुरू पूछिए, हुआ। आप मुझसे ये पूछिए, आप मुझसे कह रहे हैं दुरुपयोग हुआ, और आप इस बात को नजरअंदाज करें कि 3 महीनों में 2 बार दुरुपयोग हो चुका है। ऐसे प्रेसिडेंट अब नहीं, अब समय नहीं है, अमन जी समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सच्चेद, और जस्टिस आप सच्चेद उस तरफ मोहम्मद अली कहेंगे खान, 2 बार पीडीटी हाईकोर्ट आचार्य और ने जजों को बहुत एक चीज धन्यवाद। कहना चर्चा चाहूंगा, नहीं, अब समय नहीं है, ये तो आप गलत बात सबका है। बहुत धन्यवाद, हमारे पास बिल्कुल वहाँ समय पे नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट सवाल को ये है कि intervene 356 जैसा कि पीडीटी आचार्य याद दिला रहे थे कि ये कहा गया कि इट विल बी डेड लेटर, इसका इस्तेमाल कभी नहीं होगा। सरकारिया आयोग की भी स्थापना इसी कारण से हुई थी। 1977 में 9 राज्य सरकारों की बर्खास्त की, फिर 1980 में 9 राज्य सरकारों की बर्खास्त की, फिर उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए, बॉम्बे भी दिए गए, लेकिन कहा जाता है कि उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। अभी मामला अदालत के तहत विचाराधीन है, हम इंतजार करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।